नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम पटवारी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्टों को कवर किया गया है। जो फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं उन फैक्टों के अलावा भी बहुत से महत्वपूर्ण फैक्टों को कवर किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस रूप से जाना जाता था? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। और मार्ले-मिंटो सुधार में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का उपबंध रखा गया था। तो यदि से ये पूछ ले कि सांप्रदायिक निर्वाचन का उपबंध किस सुधार में रखा गया था, तो मार्ले-मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत रखा गया था। यदि हम मॉन्टेगू-चेम्स सुधार की बात करें तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था। और इसमें जो उपबंध जोड़े गए थे तो प्रत्यक्ष निर्वाचन, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार और लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। यदि कैबिनेट मिशन योजना की बात करें, तो 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और यह संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात कही गई। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। तो इस तरह से चारों फैक्ट कवर हो रहे हैं हमारे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2017 में वरिष्ठ पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सोर्ड मॉरिन को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? सोर्ड मॉरिन को। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रभाव में आई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना प्रभाव में आई थी 1 अप्रैल 1951 और ये चली कब तक? 56 तक। पंचवर्षीय योजना थी, 51 से 56 तक रही। इफेक्ट में कब आई? 1 अप्रैल 1951 में। और जो पहली पंचवर्षीय योजना ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उस समय देश आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने खाद्य सुरक्षा की बहुत बड़ी समस्या थी, तो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में कृषि को क्या दी गई थी? उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और इसी कार्यकाल में भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना आदि को संचालित किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्ट इसमें कवर हो रहे हैं। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे लंबा नेटवर्क है। इसके अलावा देख लेते हैं, भारत में आ रही प्रस्तावित बुलेट ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो बुलेट ट्रेन द्वारा जो तय की गई दूरी वो 508 किलोमीटर है और ये अहमदाबाद से मुंबई की है। अहमदाबाद से मुंबई ये दूरी है और ये 2023 तक इसको पूरा होना है। हालांकि भारत सरकार ने इसे 15 अगस्त 2022 को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2016 में 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये उस समय का है, तत्कालिक क्वेश्चन है। ये गोवा में आयोजित हुआ था। उस समय 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने अध्यक्षता की थी और उसके बाद 13वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारत ने अध्यक्षता की थी। ये 2021 में हुआ था। जो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का वो 2021 में हुआ था और भारत ने अध्यक्षता की थी। और 14वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में, उसमें चीन ने अध्यक्षता की थी। यदि हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्रिक के रूप में हुई थी। इसमें 4 देशों ने भूमिका रही, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। 4 देश थे। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल कर ब्रिक्स की स्थापना की गई और तब से ब्रिक्स सम्मेलन के रूप में मनाते हैं। और ब्रिक्स में एक और फैक्ट है कि जो ब्रिक्स BRICS ये क्रमिक रूप से अध्यक्षता करते हैं। सबसे पहले ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। इस तरह से क्रमिक रूप से ये अध्यक्षता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, तो ये इंदौर है सबसे बड़ा आबादी वाला जिला। और यदि सबसे छोटे आबादी वाले जिले की बात करें तो ये है हरदा, 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा है। और यदि वर्तमान की बात करें तो निवाड़ी है। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। सबसे कम जनसंख्या वाला 2011 की जनगणना के अनुसार तो हरदा है। वर्तमान की बात करें तो निवाड़ी है। और यदि सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। और यदि सबसे छोटे जिले की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया है। क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा जिला है 2011 में वो दतिया है। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करें तो निवाड़ी है। अर्थात निवाड़ी वर्तमान समय में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही सबसे छोटा जिला है। तो इस तरह से इन फैक्टों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है। तो जबलपुर में स्थित जो महत्वपूर्ण किला है वो मदन महल किला है। कौन सा किला है? मदन महल किला। मदन महल रेलवे स्टेशन भी है। और किलों से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो किलों की एक महत्वपूर्ण लिस्ट बनाकर इन्हें तैयार कर लीजिएगा। जैसे ग्वालियर का किला, ग्वालियर में स्थित है और इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? ग्वालियर के किले को कहा जाता है। भारत में किलों के बीच मोती भी ग्वालियर के किले को कहा जाता है। इसके अलावा चंदेरी का किला अशोकनगर में है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। नरवर का किला शिवपुरी में है। गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन जिले में है। धार का किला धार जिले में है। इस तरह से बहुत सारे किले हैं जो मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। गोहद का किला भिंड में है। इस तरह से महत्वपूर्ण किलों की एक लिस्ट बना के तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। महेश्वर नदी के किनारे स्थित है। महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। और ये खरगोन जिले में है। किस जिले में? खरगोन जिले में। और महेश्वर में एक फैक्ट और देख लेते हैं कि इसे प्राचीन काल में रामायण और महाभारत में महिष्मति के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? महिष्मति के नाम से जाना जाता था। और जो महेश्वर को स्थापित किया था ये होलकर परिवार की रानी अहिल्याबाई ने बसाया था। महेश्वर को किसने बसाया था? तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने बसाया था। यहाँ पे बहुत सारे जैसे अहिल्या संग्रहालय और सहस्त्रधारा जलप्रपात इत्यादि बहुत सारी जगह हैं। महेश्वर का किला है जो पर्यटन स्थल के रूप में भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टेप वेल का नाम बताइए। तो जो गुना में मल्हारगढ़ किले स्थित बावड़ी है उसको दोयाला बावड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दोयाला बावड़ी के नाम से। और ये देवियों के लिए आवासीय कक्ष है। जो इसके पास में दोयाला बावड़ी के पास में देवियों के आवासीय कक्ष बने हुए हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से के लिए? जैन संप्रदाय से। और यहाँ जैन मंदिरों के अवशेष हेतु प्रसिद्ध है। जो कुंडलपुर है वो जैन मंदिरों के अवशेष हेतु प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 23 अप्रैल को की बात करें तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस, तो ये भी याद रखिएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि अधिकतम कितनी होती है? तो जो अधिकतम अवधि होती है अध्यादेश जारी करने की वो होती है 6 महीने और 6 सप्ताह। और ये राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत पावर दिया गया है? अनुच्छेद 123 के तहत। यदि संसद सत्र में नहीं है और कोई अविलंबनीय विषय पर कानून बनाना है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी करके वो उस कानून को वो तुरंत लागू कर सकते हैं। और यह अनुच्छेद किसमें? 123 में। और यदि राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 213 में।
राज्यपाल को यह अधिकार किस में दिया गया है? राज्य के संबंधित कानून में, ये 213 में। सितंबर 2017 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई भारत में पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, INS कलवरी। INS कलवरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया गया था? तो जो जलियांवाला नरसंहार है वो रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत कराया गया था, रॉलेट एक्ट 1919। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग अमृतसर में एक शांति सभा चल रही थी, जिसमें जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को इस बाग में निहत्थों और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इसमें से देखते हैं तो केनरा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, पंजाब एंड सिंध सार्वजनिक क्षेत्र का यूको बैंक, HDFC बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जल्लीकट्टू को कुछ समय के लिए समाचार में था। तो जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू एक तमिलनाडु का पारंपरिक बैल उत्कीर्णन खेल है। कौन सा है? पारंपरिक बैल उत्कीर्णन खेल है। और इसमें बैलों के सींग में सिक्कों से भरी थैली को बांध दिया जाता है और उसको उकसाया जाता है, और ये रहता है कि यदि जो भी व्यक्ति इस बैलों को काबू करता है उसको एक निश्चित राशि इनाम के रूप में दी जाती है। तो ये तमिलनाडु का पारंपरिक बैल उत्कीर्णन खेल है और ये समाचार पत्रों में भी रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर बने थे। कौन बने थे? बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर के बाद शिवराज सिंह चौहान बने, जो लगातार अभी तक मुख्यमंत्री हैं। उसके बीच में 2018 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे 1 साल के लिए, उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान। तो सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनने का भी जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है? जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के पास, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में है? तो भीमबेटका गुफाएं रायसेन जिले में है। किस जिले में है? रायसेन जिले में है। और ये गुफाएं जो हैं प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं। किस काल की? प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं। और 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था भीमबेटका गुफाओं को? 2003 में। और इसके अलावा देख लेते हैं, ये विश्व की सबसे बड़ा गुफा समूह भी बनाती हैं। और इसका जो उत्खनन किया था वो वाकड़कर ने किया था। वाकड़कर के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्ट भीमबेटका से संबंधित कवर होते हैं। अब देखते हैं सांची। सांची भी रायसेन जिले में है। और सांची के जो स्तूप का निर्माण वो अशोक द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? अशोक द्वारा। और सांची को 1989 में, जब 1989 को में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो सांची के स्तूप में तोरण द्वार है, जो शुंग शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? शुंग शासकों द्वारा। उज्जैन की बात करते हैं तो महाकाल की नगरी है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। 12 वर्षों के अंतराल में यहाँ सिंहस्थ का मेला लगता है। उसके अलावा उज्जैन जो है उस वहाँ पर जो 12 भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में भी है और क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से बहुत सारे फैक्ट उज्जैन में कवर होते हैं। ग्वालियर के किले के लिए फेमस है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। पयाली जल परिसर स्थित है। पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है? तो ये सिवनी जिले में है। पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है? सिवनी जिले में स्थित है। और सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व भी है। यदि पूछा जाता है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वो भी सिवनी जिले में है। कहाँ है पेंच टाइगर रिजर्व? सिवनी जिले में। यदि भोपाल की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। स्थापना इसकी 1707 में की गई थी। और ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2017, 18 और 19 लगातार 3 साल तक स्वच्छ राजधानी का भी अवार्ड लिया है। तो इस तरह से भोपाल के बहुत सारे फैक्ट कवर होते हैं। जबलपुर में मदन मोहन महल है। भेड़ाघाट जलप्रपात है।
सांस्कृतिक राजधानी भी जबलपुर को बोला जाता है। सांस्कृतिक राजधानी किसे बोला जाता है? जबलपुर को बोला जाता है। बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है और इसे दक्षिण का द्वार भी बोला जाता है। बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार भी बोला जाता है। मालगुडीज के लेखक कौन है? तो मालगुडीज के लेखक आर.के. नारायणन है। कौन है? आर.के. नारायणन। वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से सबसे पहले किसका हिस्सा था? तो ये 1998 के पहले 1998 के पहले ये जबलपुर का हिस्सा था। 1998 में कटनी को जिला बनाया गया और कटनी चूना और बॉक्साइट खनिज पत्थरों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पे बहुतायत मात्रा में मिलता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये अलीपुर में स्थित है। अलीपुरा में कहाँ स्थित है? ये छतरपुर जिले में है और यहाँ पे राम सीता का मंदिर है जो बुंदेली शैली पे बना हुआ है। राम सीता का मंदिर है जो किस शैली पे बना है? बुंदेली शैली पे। चूँकि बुंदेलों का यहाँ पे शासन रहा है तो बुंदेली शैली के प्रभाव ज़्यादा मिलता है। यदि हम दुबेला की बात करें तो ये बुंदेली राजाओं की राजधानी रही है। दुबेला क्या रही है? बुंदेला राजाओं की राजधानी रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आगरमालवा में कौन सी नदी बहती है? तो आगरमालवा में कौन सी नदी बहती है? ये छोटी काली सिंध नदी बहती है। कौन सी नदी? छोटी काली सिंध नदी। और ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की सहायक नदी है। चंबल की बात करें तो ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। नर्मदा की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर समाहित हो जाती है। गंगा नदी की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे पवित्र नदी है। इस तरह से नदियों के विषय में हमारे फैक्ट कवर हो जाते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता पूछा है। तो कालिदास पुरस्कार जो दिया जाता है वो शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, रंगमंच में दिया जाता है, दृश्य कला में दिया जाता है। नहीं दिया जाता वो कविता में नहीं दिया जाता। इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कविता में। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1980 में हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 1980 में। और 2018 में इला मेनन को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मालेश्वरी थी। कर्णम मालेश्वरी थी और ये सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कहाँ पे पदक जीता था? सिडनी ओलंपिक में जीता था। और किस क्षेत्र में जीता था? भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन में जीता था। पीवी सिंधु की बात करें तो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने भी ओलंपिक में रजत पदक जीता है। मैरी कॉम बॉक्सर हैं, बहुत बड़ी प्लेयर रही हैं। साइना नेहवाल शटलर हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमली टाइगर रिजर्व किस राज्य में? उड़ीसा में। और ये मयूरगंज, उड़ीसा के मयूरगंज जिले में है। मयूरगंज जिले में। और यहाँ पे हाथी अभ्यारण्य भी है। टाइगर रिजर्व के साथ हाथी अभ्यारण्य भी है। ये नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन आ गया। मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा प्रमस्तिष्क गोलार्ध के मध्य कौन सी ग्रंथि उपस्थित रहती है? तो पीनियल ग्रंथि उपस्थित रहती है। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। ऐसे कौन से प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़े और दोनों से जीते? तो वो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़ा था तो वाराणसी और बड़ौदा, इन दोनों जगह से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह से इन्होंने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को हम एक दिवस और मनाते हैं, बाल दिवस, जो बच्चों का त्यौहार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हीं के जन्मदिन में बाल दिवस का त्यौहार 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। यदि 29 जून की बात करें, 29 जून भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है।
तो इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों